नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ड्रैगन की चुनौती की। डबल गेम खेलने के लिए कुख्यात चीन ने नए साल के मौके पर पूर्व लद्दाख के डेमचोक और हॉट स्प्रिंग इलाके में भारतीय सैनिकों को उपहार दिया था। इससे लग रहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ आखिरकार पिघलने लगी है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद चीन की असलियत सामने आ गई। चीन के साथ नए साल के मौके पर संबंधों को सामान्य होने की उम्मीद कर रहे भारत को एक बार फिर से झटका लगा है। चीन ने गलवान घाटी पर एक बार फिर से अपना दावा किया है। 1 जनवरी 2022 को एक भड़काने वाली कार्रवाई में चीन ने अपने कब्जे वाले गलवान घाटी में अपना राष्ट्रीय झंडा लहराया। इसके बाद चीन की सरकारी मीडिया समेत उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रसारित करना शुरू कर दिया। गलवान में चीन की इस करतूत का असर नई दिल्ली में हुआ। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि गलवान पर पीएम मोदी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, और हम इस विषय पर आज बात भी करेंगे। लेकिन देखिए, एक बात तो है कि चीन आखिरकार कब बाज आएगा। और एक तरफ तो आप हार देते हैं, दूसरी तरफ ये जताने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ ठीक होगा, शायद कुछ ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि संबंध अच्छे हो जाएं। लेकिन न जाने क्यों बार बार इस भरोसे को तोड़ना, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत कभी भी चीन पर भरोसा ना करे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार ये जो चीजें हो रही हैं वो निश्चित तौर पर एक सबक भी हैं, और समझना भी होगा कि आखिरकार ये क्यों करना चाह रहे हैं। और देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं, क्योंकि जब देश की बात आती है तो सबको बोलने का अधिकार है, तो अब ये जो बात आई है इसके लिए निश्चित तौर पर आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये एक दिन की चीजें नहीं होती, एक दिन की कोई कार्रवाई नहीं होती है कि कुछ हो गया है तो अचानक से हो जाएगा। पूरी प्लानिंग होती है, बैठकें होती हैं, चर्चा होती है, उसके बाद निश्चित तौर पर इस पर जब पूरा एक मंथन होगा, विचार उस पर किया जाएगा, उसके बाद आगे क्या करना है चीन के लिए या गलवान के लिए, वो निश्चित तौर पर सामने आएगा। लेकिन एक बात है कि गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा झंडा फहराने की जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने तारीफ करते हुए लिखा है कि गलवान घाटी में जहां लिखा था कि 1 इंच भी जमीन कभी मत छोड़ो, 1 जनवरी को पीएलए के जवानों ने चीनी जनता को ये संदेश दिया। अब इसी कार्यक्रम का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए चीन की सरकारी मीडिया से जुड़े शख्स शेन सिवेई ने लिखा कि वर्ष 2022 के पहले दिन गलवान घाटी पर चीन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह झंडा काफी खास है क्योंकि यही ध्वज कभी थियानमान चौक पर फहराया गया था। अब देखिए, अब थियानमान चौक चीन में स्थित वही स्थान है जहां चीन ने कभी लोकतंत्र के समर्थक छात्रों पर गोलियों की बौछार कर दी थी, और इस घटना में अनगिनत लोग मारे गए थे। वहां पर आप झंडा फहरा रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं इससे जुड़े हुए वो सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज कभी वहां फहराया गया था तो अब गलवान पर दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन निश्चित तौर पर गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि चीन आखिर ये करके जताना क्या चाह रहा है, और इसको अब किस तरह के मुंहतोड़ जवाब की जरूरत है, और वो कब मिलेगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अश्विनी हांडा जी। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। क्या है ये, मतलब या तो इन पर थोड़ा भी विश्वास ना किया जाए, या फिर नहीं करते हैं, लेकिन एक तरफ जहां एक न्यू ईयर का मैसेज देते हो, आप गिफ्ट देते हो, एक अच्छी चीज करने का प्रयास कर रहे हो, और कुछ घंटे बाद आप धोखा दे देते हो, तो इन लोगों को अब क्या लग रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर जो विपक्ष है वो भी बहुत गंभीर है, और मोदी सरकार पर कई सवाल उठा रहा है कि इस चुप्पी को तोड़िए और इनको जवाब दीजिए। प्रश्न आपका बिल्कुल वाजिब है, और मुझे ये लगता है कि चीन की जितनी भी चालाकियां हैं उनसे निपटने के लिए अब कुछ ग्राउंड पर कुछ बहुत ही मजबूत हमको दिखना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन लगातार अपनी चालों के माध्यम से हमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने पूरे 2 सालों में, पिछले 2 सालों से जो भी सिचुएशन एलएसी के ऊपर बनी हुई है, उसमें उसने कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा वार में एक बढ़त हासिल कर लिया। और प्रोपोगंडा वार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन ने अपनी जो भी सिचुएशन है उसको अपने नागरिकों को दिखाने के लिए काफी प्रोपोगंडा फैलाया हुआ है। उसका मीडिया उसका सपोर्ट कर रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो चीन के इस प्रोपोगंडा को फैलाने में उसका साथ दे रहे हैं। अब भारत को इसके ऊपर जैसा आपने कहा था काफी सीरियस होना पड़ेगा,
और ये सिर्फ सीरियस होने की नहीं, ये ग्राउंड लेवल पे ये सीरियसनेस दिखनी चाहिए। हमने सिर्फ एक इंसिडेंट ऐसा किया था, पेंगोंग से लेक के आसपास का जो इलाका था, उसमें जो हमने एक अचानक से एक बढ़त हासिल करी थी, उसके बाद से आप देखिए पूरा का पूरा वॉर सिनेरियो या सीन ही चेंज हो गया है। और उस सीन चेंज होने के बाद से चीन ने अपने जो बैकअप रणनीतियां थी उसको आगे लाया है, और भारत अभी तक कम से कम अपनी बैकअप को आगे लाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, और भारत को अब इस कंसर्न को समझना चाहिए कि चीन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कई मापदंडों पर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। इसको राजनीतिक रूप देना विपक्ष और पक्ष का दोनों का काम है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारी जो भी राजनीतिक शक्ति है वो इच्छा शक्ति सीमा पर भी दिखाई दे, हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने में काम आए, चीन के प्रोपेगेंडा को उसके असली जगह तक पहुंचाया जाए, यानी कि चीन के प्रोपेगेंडा को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रयास करे जाएं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके चीन जिस तरह से झूठी अफवाहें फैला रहा है, उन अफवाहों को नकारने के लिए भारत की सोशल मीडिया में ऐसे प्रयास करे जाएं। भारत की तरफ से इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि चीन के इस प्रोपेगेंडा वार का हम जवाब दे सकें। देखिए, चीन ने जो भी साजिशें करी हैं वो एक बहुत ही नपी तुली, बहुत सोची समझी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने वाली साजिशें रची हैं। हमको हर एक साजिश के ऊपर काम करना पड़ेगा और उन साजिशों का माकूल जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। गुलरेज जी, देखिए एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक दिन में तो देखिए कोई भी काम नहीं हो सकता कि हम एक दिन में आज कोई चीज आ गई है या वायरल हुई है या चीन कुछ कर रहा है तो हम उसको अगले दिन जाकर जवाब दे दें। ये बिल्कुल हम भी समझते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अनुपम जी ने भी कहा कि अब तो कुछ उनको धरातल पर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें, भले ही इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी बहुत गंभीरता के साथ पहली प्रायोरिटी ले ली जाए कि चीन को जवाब देना है, तभी कुछ हो पाएगा। देखिए, अनुपम जी ने जो कहा मैं उस बात से सहमत हूँ, और चाइना माओ की पॉलिसी पे वर्क करता है, और माओ का जो सिद्धांत था टॉक टॉक फाइट फाइट, तो ये टॉक टॉक भी करते हैं और फाइट फाइट भी करते हैं, और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर रहे हैं। जो सैनिक सूत्रों से जो खबरें आई अखबारों में, जो समाचार पत्रों में, उसके अनुसार जो ना ही बफर जोन और ना ही LAC के आसपास कहीं चीन का झंडा फहराया गया, वो कहां फहराया गया नहीं पता, क्योंकि जो वीडियोस होते हैं वो कहीं पर भी लेकर इस प्रकार के बनाए दिए जा सकते हैं, उसका प्रोपेगेंडा किया जा सकता है ताकि दूसरे देश में उथल पुथल हो और लोगों पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो। और चूंकि हमारे रक्षा विशेषज्ञ महोदय भी बैठे हैं, तो वॉर के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें एक साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है, तो ये साइकोलॉजिकल वॉर का गेम चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जिस तरह से चीन चला रहा है, तो उसमें ये सब हथकंडे करते हैं। ये इनके जो डिप्लोमेट्स भी हैं वो बिल्कुल अभद्रता से भी कई बार दुनिया के अलग अलग देशों से बात करते हैं, कई बार इस प्रकार की बात करते हैं जो कूटनीतिक रूप से गलत होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम पे कहा था कि चीन के साथ हिंदुस्तान का संघर्ष जो है ये लंबे समय तक चलना है, और इस प्रकार की कई चीजें होती रहेंगी। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी होगी, उनके समाचार पत्र भी छापेंगे, और शायद साथ ही साथ बातचीत भी चलती रहेगी, क्योंकि ये शीत युद्ध की स्थिति है। देखिए, वापस दुनिया जो है वो एक तरह से दो खेमों में बढ़ चुकी है, और जब शीत युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें ये सब चीजें होती है। हमने शीत युद्ध पार्ट 1 भी देखा था, और आज हम शीत युद्ध पार्ट 2 भी देख रहे हैं, और जब तक दूसरा खेमा पराजित नहीं होता है तब तक ये स्थिति चलती रहती है। और दूसरा खेमा जो है वो चाइना का ही पराजित होगा। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि चाइना में आज इकोनॉमी जो है वो धराशाही हो रही है। वहां की खुद कम्युनिस्ट पार्टी में इतनी आपस में खींचतान चल रही है कि वो सिस्टम जिस दिन कोलैप्स होगा वो बड़बड़ा के गिरेगा। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये बात है कि आप जो बोलते हैं कि भारत को माकूल जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, और दे भी रहा है भारत। आप याद कीजिए कि जो गलवान में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे 20 जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे सैनिक, लेकिन उन्होंने 40 से ज्यादा चीनियों को मारा था। ये हम नहीं कह रहे, ये रशिया की तास एजेंसी ने कहा है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा है, अमेरिका के मुख्य अखबारों ने कहा है, और चाइना ने कई महीनों के बाद ये बात मानी कि उनके 5 मरे थे। तो चाइना बहुत सारी चीज छुपाता है, बहुत कुछ झूठ बोलता है,
प्रोपोगंडा करता है, तो ये प्रोपोगंडा का एक टैक्टिक है उनकी, लेकिन हम उनको माकूल जवाब दे रहे हैं। यदि आप डिप्लॉयमेंट की बात करें तो मिरर डिप्लॉयमेंट यहाँ पर भी है, जितना वहां होता है उतना डिप्लॉयमेंट यहाँ पर भी होता है। वो तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उस क्षेत्र में भी, हम भी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो असल बात तो यही है कि चीन को तकलीफ क्या हो रही है कि भारत ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को उस क्षेत्र में काम नहीं किया था, जो आज चाहे वो ब्रिजेस के माध्यम से हो, चाहे वो 12 मंथ ऑपरेटिंग रोड्स के माध्यम से हो, ताकि हमारा मूवमेंट तेजी से हो सके। वो काफी तेजी से काम चल रहा है और थैंक्स टू द गवर्नमेंट और मिलिट्री की जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो चाइना में एक तकलीफ भी है। प्लस एक बात याद रखिए कि अभी शी जिनपिंग का चुनाव होने वाला है कुछ ही महीनों में वापस से एज राष्ट्रपति, और जब तक उनका चुनाव होगा तब तक के वो बॉर्डर को गर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ध्यान को उस तरफ डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन हमारी फौज और हमारी सरकार जो है वो हर चीज के लिए तैयार है, निश्चिंत रहे। ठीक है अश्विनी जी, विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और उनसे ये अपील भी की गई है, चाहे विरोध की कर लीजिए या जो भी है, जिस भी लहजे में, जिस भी वर्डों के साथ, लेकिन ये उम्मीद और ये अपील है कि इसका जवाब दिया जाए। और बात वही हो रही है कि अभी वो समय भी है कि अब जवाब दिया जाए। लेकिन एक बात और यहाँ पर होती है कि क्या लगता है आपको कि ये एक दिन का काम है? ये हो सकता है इस पे वर्कआउट शुरू किया जाए, लेकिन ये पूरी प्लानिंग के तहत होगा। देखिए, ये राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है और मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। और हमारे सुरक्षा जो जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि भारत सरकार जो है वो कोई ठोस कदम उठा नहीं पाई है अभी तक, और ना ही कोई इच्छा शक्ति दिखी है भारत की। 5 मई को 2020 में जब हिंसक झड़प हुई और हमारे 20 जवान शहीद हो गए, 5 मई से लेकर आज तक भारत सरकार की तरफ से कोई पुख्ता जो जवाब है वो चाइना को नहीं दिया गया है। कोई उन शहीदों के मतलब जो है वो कोई बात नहीं हुई है, कोई ऐसा विरोधाभास जो है वो नहीं दिखा है भारत सरकार की तरफ से। और आज बड़े शर्म की बात है कि भारत सरकार जो है वो मिठाइयां आदान प्रदान कर रही है PLA के सैनिकों के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये PLA के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किस वजह से किया गया? ये सबसे बड़ा आज देश का प्रश्न है, जबकि उन्होंने आपके 20 जवानों को शहीद किया और आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मैं ये भी हम मान लेते हैं कि वो हमारी सर जमीन पे नहीं थे, वो कुछ दूरी पर ये किया गया है, लेकिन ऐसा चाइना की तरफ से क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं अजीत डोभाल जी, NSA के जो NSA जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हैं PLA के चीफ के साथ, और ये सहमति बनती है कि 2 किलोमीटर चाइना पीछे जाएगा और 2 किलोमीटर जो है वो हिंदुस्तान पीछे जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान पीछे चला गया, चाइना ने जाने से वापिस फौज लेने से इनकार कर दिया। आज भी चाइना हमारी जो पेंगोंग लीक है उसके 8वें पिक्ट पे बैठा हुआ है, आज उसके बारे में बात नहीं होती है। भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई गया है। तो आज ये यथास्थिति है क्या है, देश ये जानना चाहता है। आखिर पूरे इस संदर्भ में भारत सरकार जो है सामने आके कोई प्रेस वार्ता क्यों नहीं करती है, देश को क्यों नहीं बताती है कि आखिर स्थिति क्या है हमारी गलवान में, जहाँ लेह लद्दाख हो या अरुणाचल हो। आज हमारे हर बॉर्डर पे इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। मैं ये आरोप लगाता हूं भारत सरकार पर कि भारत सरकार की इच्छा शक्ति जो है वो अभी तक विकसित नहीं हो पाई है कि ताकि चाइना को जवाब दे सके या पाकिस्तान को जवाब दे सके। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है और देश उसका बदला चाहता है। हमारी जमीन पे जो कब्जा हुआ है चाइना का, वो चाइना का कब्जा हटाना चाहता है पूरे देश के लोग और जनता। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति कम होने की वजह से हम हर तरफ से गिर रहे हैं और हम पुख्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमारे पास वर्ल्ड में दूसरे नंबर की फौज है और हम इस तरह से अपनी फौज को भी कम आंक रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है
अगर फौज को खुला छोड़ दिया जाए तो आज चाइना को नस्तानाबूद किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार की इच्छा शक्ति बहुत ही कम दिख रही है, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत चुप्पी साध रखी है। हम ये कहते हैं कि जब आप हर चीज पर अपना बयान करते हैं, आप हर चीज को आप नकारते हैं, तो आप ये क्यों भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं नकारते कि चाइना के साथ चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया है? हमारा ये प्रश्न है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री देश के सामने अगर मन की बात करते हैं तो देश के हित की बात भी सुनाए कि आखिर देश के साथ जो हमारे पड़ोसी हैं वो आए दिन कब्जा क्यों किए जा रहे हैं, हमारी सरहदों के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी क्यों किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं गुलरेज जी? कि जो एरिया चाइना ने कब्जा किए हैं वो अभी नहीं किए हैं, और अच्छा विषय है कि यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि 2013 में, देखिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट है ये, और ये 2013 की जब इनकी सरकार थी तब उसी समय की रिपोर्ट है, ऐसा भी नहीं कि हमने कोई डलवा दी है। इंडिया टुडे की 2013 की रिपोर्ट ये कहती है चाइनीज आर्मी हैज ऑक्यूपाइड 640 स्क्वायर किलोमीटर इन 3 लद्दाख सेक्टर। देवसांग की जो विषय है जिसको बार बार हमारी चर्चा चल रही है, वो फेल हो जाती है चाइना के साथ। देवसांग कब हुआ था भाई साहब? देवसांग हुआ था मनमोहन सिंह की नाक के नीचे। एक बात बड़ी स्पष्ट है, इस सरकार के अंदर 1 इंच भी भारत की भूमि नहीं गई है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 640 स्क्वायर किलोमीटर की जगह मनमोहन सिंह के समय चली गई थी, वो भारत की भूमि नहीं थी, वो भी भारत की ही भूमि थी, उसको भी लेना है। लेकिन आप ये मत कंफ्यूज मत कीजिए आवाम को कि अभी कुछ हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है आपके कार्यकाल में हुआ है, 1958 में हुआ है, आपके 1962 में हुआ है, यहाँ तक 2013 में आप याद कीजिए वो टेलीविजन चैनल्स की रिपोर्ट जिसमें चीनी फौजियों के जो मेड इन चाइना सिगरेट के पैकेट थे वो हमारे क्षेत्र में दिखाई जाते थे कि आके पार्टी करके जाते थे, वो तो अब नहीं होता। अब आते हैं तो मार दिए जाते हैं, ये अंतर आया है। और आप बोल रहे हैं कि भारत सरकार का रिजॉल्व नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? आपने नहीं देखा था कि जब गलवान हुआ था और ये लोग आने की कोशिश कर रहे थे तो हमने फिर चाहे कैलाश हाइट्स हो या ब्लैक टॉप हो उसको ऑक्यूपाई किया, उसके बाद ये लोग हमारे साथ टेबल पर बैठे और आगे उसकी बात करना शुरू की। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि ये स्वीट का आदान प्रदान, ये देखिए जब गोलियां चलती है, जब जंगें भी चलती है तब भी बात होती है, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन भारत भूमि का एक कण भी हम देने वाले नहीं है, ना दिया है। तीसरी चीज, हम राहुल गांधी भी नहीं है कि जब 2017 में हमारी सेनाएं जो आईबॉल टू आईबॉल खड़ी हुई थी डोकलाम के विषय में, तब आप छुप के जा रहे थे चीनी एनवॉय से दिल्ली में मिलने के लिए। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो रहे थे कि नहीं राहुल गांधी नहीं गए। अंततः का था जब चाइनीज वेबसाइट ने ही फोटो छाप दिया तब आपका मुंह बंद हुआ। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम जो बात करते हैं राष्ट्र हित में करते हैं, और भारत भूमि का एक कण भी नहीं दिया है, न देंगे। मेरे को ये बताइए कि देश की डिफेंस नीति क्या है? ये सब कार्रवाई आपने अभी कहा ना, कर रहा है, हमारा उत्साह भी रहा है। गुलरेज जी, आपने अभी कहा देश के सामने कि गोली का जवाब गोली से है, तो आप एक तरफ तो पाकिस्तान को गोली का जवाब गोली से बात करते हैं और दूसरी तरफ करते हैं कि आप बातचीत होनी चाहिए चाइना के साथ। चाइना के साथ आप इस तरह की बात क्यों नहीं करते हैं? चाइना को आप लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं, जबकि उसने कई हजारों किलोमीटर कब्जा जो है वो हमारी सरजमीन पे किया है? ये बात आपकी दोहरी नीति है, इसी के कारण आज हमें मुंह की खानी पड़ रही है। आपकी गलत नीति के कारण डिफेंस नीति बिल्कुल गलत है, और आप पाकिस्तान को तो गोली का जवाब गोली से कहते हैं, लेकिन चाइना का नाम तक नहीं ले पाते। ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की कि ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो तो ये कहता है कि गोली का जवाब गोली से होगा, और चाइना को जो है वो नाम नहीं ले पाते। ये दुर्भाग्य है देश का। देखिए एक बात है चिखम चिल्ली के बहस हो रही है, और आप यदि डिफेंस के विषय में बात करते हैं तो आपको सेना की टुकड़ियां कितनी प्रेजेंट है उसके विषय में ज्ञान होना चाहिए। वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, एलएसी क्या है, कौन कौन से पीपीज है, वो सब मालूम नहीं है आपको। आई एम सॉरी टू से। एक मिनट, देश हित में जो जरूरी हो वो डिसीजन लेना चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए गुलरेज जी और अश्विनी जी एक मिनट चुप हो जाइए। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं हम कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, भूमिका ये 2013 में गई है। ठीक है गुलरेज जी, अश्विनी जी प्लीज एक मिनट। अनुपम जी एक बात है, अनुपम जी एक बात तो है कि देखिए
कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है। अब गलवान पर हमारा तिरंगा कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, कब करेगी, इस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है ये वाकई में कोई राजनीतिक बहस नहीं है, हाँ, लेकिन क्योंकि देश की बात हो रही है, मुझे लग रहा है हम सब इस देश में हैं, तो उसके लिए एक बात होनी चाहिए। जिसकी सरकार है, जिसका नेतृत्व है, उनसे उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा की बात यही है कि हम क्या करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये जो भी चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है, मैं सुन रहा हूँ, उससे मुझे एक चीज ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज समय ये नहीं है कि हम किस समय क्या हुआ था उसको लेकर के आज चर्चा करें। मनमोहन सिंह जी के टाइम में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, 1958 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, ये सब इतिहास है। हमको आज की सच्चाई को समझना पड़ेगा। और आज की सच्चाई ये है कि चाइना प्रोपेगेंडा वार में हमको परेशान कर रहा है और हमको इस परेशानी से निजात पानी चाहिए। आप देखिए, ये दोनों विषय अलग हैं। आर्मी अपना काम बखूबी कर रही है, हाँ। और आर्मी अपना काम बखूबी इसलिए कर रही है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने उसको फ्री हैंड दे रखा है। इस बात से कोई गुरेज नहीं। आज का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने आर्मी को बेशक कुछ फ्री हैंड दे रखा है, तभी गलवान जैसे इंसिडेंट हुए और हमने अपने 20 सैनिकों के बदले में 40 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों की शहादत देखी। और उसके बाद जो बात आई थी कि हम नए साल में ग्रीटिंग भेज रहे हैं चाइना को, ये एक देखिए फॉर्मल गेस्चर होता है। हम एक सभ्य देश है और सभ्य देश के नाते हमको अपने दुश्मन के साथ भी मिठाइयां बांटने के लिए या विशेष देने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये एक अच्छी सेना, इसी वजह से मैं कहता हूं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेना है कि अपने दुश्मन के साथ भी वो हर समय एक अच्छाई को दिखाने की कोशिश करती है। तो ये विषय अलग है, इनको आप राजनीति में मत घसीटिए। लेकिन हाँ, सच्चाई ये है कि आज सिचुएशन काफी खतरनाक है। एलएसी का जितना भी इलाका है, लद्दाख की आप बात क्यों कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की बात करिए, सिक्किम की बात करिए, अरुणाचल की बात करिए, हर जगह पे चीन ने अपने पैंतरे खोल रखे हैं और हर जगह पे उसका काम करने का तरीका अलग है। लद्दाख में उसकी योजना कुछ और है, उत्तराखंड में कुछ और है, नेपाल बॉर्डर पे कुछ और है और अरुणाचल में भी और है। आपको सब चीजों को एक समग्र रूप से देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि चीन की बड़ी पॉलिसी क्या है और चीन किस तरह से धीरे धीरे करके हमारे क्षेत्र को हमसे छीनने की जुगत में लगा हुआ है। आप सेना के ऊपर आप विश्वास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और सेना अपना काम बखूबी कर रही है। मैं आपको इंश्योर कर देना चाहता हूं कि सेना की तरफ से आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने वाला है। लेकिन आपको कूटनीतिक हलकों में कुछ अधिक प्रयास करने पड़ेंगे और यही समय की आज की जरूरत है। आपको राजनीतिक जो भी आपके वाद विवाद है उनसे परे हट करके देश हित के मसलों पर आपको कूटनीति को बहुत सुदृढ़ करना पड़ेगा। आप जिस तरह से देवसोंग की बात करें, आप पेंगोंग की बात करें, आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, हकीकत यह है कि आज एलएसी के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पर डेवलप हो रहा है जिस लेवल पर कभी कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी। भारत ने, बीआरओ ने काफी अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन हमको ये ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना पड़ेगा। हमारी तरफ स्थिति दुर्गम ज्यादा है। हमारी बीआरओ चाह कर भी चाइनीज एरिया की तरह से काम नहीं कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। हमको उन सब चीजों को समझना पड़ेगा और इतने बंधे हुए हाथों के साथ भी अगर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो समय की जरूरत है। हमको इस काम को और बढ़ाना चाहिए। मिरर इमेज की, मिरर डिप्लॉयमेंट की हम बात करते हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट सैनिकों से नहीं होता है, हमें तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें तमाम आयुधों को, तमाम अलग अलग चीजों को वहां पर तैनात करना पड़ेगा, टैंक्स को लाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर चलाना पड़ेगा। क्या हमारे पास इतनी काबिलियत है? हमने आज S-400 को वहां पर तैनात करने की कोशिश करी है, जो कि चाइना ने पहले से ही वहां पर तैनात कर रखा है। तो हमको सोचना पड़ेगा, हमको थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और ये समय की मांग है। हमको इतिहास में नहीं देखना है, हमको फ्यूचर में देखना है। मैं अपने दोनों सम्माननीय पैनलिस्ट से यही कहना चाहता हूं कि ये देश हित का विषय है और इस पर आइए हम लोग कुछ संजीदा विचार करें, संजीदा बातें करें। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि समय की सीमा है, गुलरेज जी और अश्वनी जी, आप दोनों बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। गुलरेज जी, पहले आप। देखिए, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल टर्म्स में ही बात करना चाहता हूँ। मैं खुद भी जियोपॉलिटिक्स का एक छात्र हूँ, लेखक हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि जब तक के ये स्थितियां कोल्ड वॉर की चलती रहेंगी विश्व बिरादरी में, तब तक ये तनातनी भी रहेगी और ये तनातनी कम से कम भी 20 से 25 साल रहेगी है, खत्म नहीं होनी है। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन साथ में वार्ता भी होगी। वो वार्ता क्यों होती है चीन से? अमेरिका की भी होती है, जापान की भी होती है, जबकि ऑड्स में है, ताइवान सबसे ज्यादा ऑड्स में, क्योंकि पिछले 4 दशक में जो चीन की कंपनीज के ऊपर दुनिया भर की डिपेंडेंसी बनी, उस
उससे हटने में भी कम से कम 1 दशक लगेगा। जो चीज 4 दशक में उनकी सप्लाई चेन का पार्ट बना है, आप ये सोचो कि 1 साल में हट जाओ तो वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और वो यूएस भी नहीं कर पा रहा है, ताइवान और जापान भी नहीं कर पा रहे। तो बातचीत चलेगी, लेकिन चीन के साथ चौकन्ना रहना जरूरी है और चीन के दबाव में नहीं आना है। और आप ये देखिए कि भारत ने कहीं 2 आंखों की शर्म भी नहीं पाली। किसी जमाने में हम ये गलवान के इंसिडेंट से पहले 2 आंखों की पड़ोसी की छाया पालते थे कि पड़ोसी को बुरा लगेगा, लेकिन आज आप देखिए कि चाहे हम क्वाड की ग्रुपिंग हो, चाहे मिडिल ईस्टर्न क्वाड हो, जो कि सब के सब चीन को चेक करने के लिए बनाए जा रहे हैं, उसके हम अभिन्न अंग हैं। आज हम फ्रांस के साथ भी न्यूक्लियर सबमरीन के डील के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी इजराइल के साथ हम जो हमारी LAC पर डिप्लॉय करने के लिए एरोप्लेन्स ले रहे हैं, जो अनमैन्ड व्हीकल्स ले रहे हैं, तो वो सब भी इसी की पॉलिसी का एक पार्ट है कि अब चीन से किसी प्रकार की भी 2 आंखों की शर्म या मर्यादा नहीं रखी जा रही है। खुलेआम चीन का विरोध किया जा रहा है और सेना को भी स्पष्ट कहा गया है कि 1 इंच भी आते हैं तो यू आर फ्री टू फायर। ठीक है अश्विनी जी, कोई चीज बनती नहीं है ना फिर। ठीक है अश्विनी जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। विशाली जी, मेरा ये कहना है कि सत्ता पक्ष को एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर विपक्ष किसी बात का सुझाव देता है तो उसको नकारात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए। हम इस देश के वासी हैं और हमें देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी देश के नागरिकों को होनी चाहिए। हमारा ये कहना है, आज परेशानी ये है कि सत्ता पक्ष जो विपक्ष कहता है उसको नकारात्मक तरीके से उसमें उलझ जाती है और जो हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाती है। तो चाहिए ये कि भारत सरकार जो है विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक तरीके से ले और इसको सुझाव समझे और हमारे देश के लिए बेहतर क्या हो सकता है उसके बारे में सोचे। हमें देश को आगे बढ़ाना है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें सरकार को गिराना है। सरकार जब अपने समय पे आएगी तो उसी समय के तहत वो चलेगी। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमारा नागरिक देश का कैसे सुरक्षित हो, हमारी सरहदें कैसे सुरक्षित हो, ये हमारा जो है वो सुझाव है, ना कि इसको नकारात्मक तरीके से लिया जाए और विपक्ष को ये बता दिया जाए कि ये दूसरे देश की बात करते हैं। ये आज जो है वो सबसे बड़ा दुख का कारण है कि लोगों जो सुझाव है उनको गलत तरीके से आगे फैलाया जाता है और देश को बताया जाता है। चलिए देखिए, क्योंकि एक देश के विषय पे बात हो रही थी, समय की सीमा है, गुलरेज जी नहीं आ पाऊंगी, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ड्रैगन की चुनौती दे रहा है, बाज नहीं आता, और ये पहला घटनाक्रम या पहला वाकया नहीं है, हमेशा ही चीन ऐसा करता है। लेकिन एक सबक की बात यह है कि कहीं ना कहीं न्यू ईयर पे आप तोहफे देते हैं, आप अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं और उसके कुछ घंटे बाद आप दगा भी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सबक है कि ये कभी बाज नहीं आएगा और इनकी चुनौतियों को बहुत ताकत के साथ स्वीकार करना है और मुंह तोड़ जवाब देने की बारी अब वाकई है। तो इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा क्योंकि देश की बात है। चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।